हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। जैसे यूकैरियोटिक सेल में जीन का रेगुलेशन होता है, वैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी जीन का रेगुलेशन होता है। ये बहुत जरूरी है। किस जीन को कब ओपन होना है यानी ऑन होना है, किस जीन को कब ऑफ होना है, ये डिसाइड किया जाता है सेल के द्वारा, ताकि वो अपना एनर्जी कंजर्व कर सके। ऐसा नहीं है कि सारे जीन्स हर जगह एक्सप्रेशन करते रहेंगे, ऐसा नहीं है हर वक्त एक्सप्रेशन करेगा, बिल्कुल नहीं है। कुछ जीन एक्सप्रेस करेगा, कुछ जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए एक मिनट। हाँ, तो जीन रेगुलेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम जरा देखते हैं जीनोम का स्केल, यानी किस किस स्पेसीज में कितने जीन्स हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ई कोलाई का, इस्चीरेचिया कोलाई, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो उसमें भी लगभग 4400 डिफरेंट टाइप्स के जीन्स हैं। सोचिए, यीस्ट जो कि यूकैरियोटिक सेल है, इसमें 6275 है ना, इतने सारे जीन्स हैं। उसके बाद ड्रोसोफिला इंसेक्ट है ना, इसमें 13,600 जीन्स है। उसके बाद है अराबिडोप्सिस, एक प्लांट, इसमें कितना है 25,500 डिफरेंट टाइप के जीन्स। उसके बाद मैं बात करता हूं ह्यूमंस का, तो ह्यूमन में बहुत सारे जीन्स है, 46,831, आउट ऑफ विच लगभग 30,000 जीन्स, लगभग अप्रोक्सीमेटली 30,000 जीन्स, 25 टू 30,000 इतने जीन्स प्रोटीन बनाते हैं ह्यूमंस में। तो बाकी जीन्स क्या बनाता है? बाकी जीन्स क्या बनाता है? तो बाकी जीन्स बनाता है अलग अलग टाइप के आरएनए। ठीक है, तो इतने जीन्स प्रोटीन्स बनाता है। अब देखिए, इतना सारा जीन्स है, इकोलाई, यीस्ट, ड्रोसोफिला, अलग अलग स्पेसीज में एक ही सेल के अंदर। तो एक समय में सारे जीन्स का एक्सप्रेशन करवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स लगेंगे, ठीक है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जिस चीज का जरूरत है उसको ऑन रखना है, जिस चीज का जरूरत नहीं है उसको ऑफ रखना है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में इसका जो रेगुलेशन है वो बहुत ही यूनिक टाइप का है। वैसा रेगुलेशन आपको यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जीन का रेगुलेशन कैसे होता है। उसमें भी हम लोगों का फोकस रहेगा कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जीन का रेगुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो आइए, जीन्स कितने टाइप के होते हैं? तो दो तरह के जीन्स होते हैं। एक जीन को हम लोग कहते हैं हाउस कीपिंग जीन्स, और दूसरे जीन्स को हम लोग कहते हैं रेगुलेटरी जीन्स या रेगुलेटेड जीन्स। तो हाउस कीपिंग जीन्स उन जीन्स को कहते हैं जो हमेशा ही ऑन रहेगा, ऑलवेज ऑन, हमेशा ऑन रहेगा। यानी सेल किसी भी कंडीशन में हो, ये जीन हमेशा ऑन रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी जीन है। जैसे कि राइबोसोमल आरएनए बनाने वाला जीन, वो हमेशा ऑन रहेगा। इसका मतलब राइबोसोमल आरएनए बनता रहेगा, बनता रहेगा। टीआरएनए बनाने वाला है ना जीन हमेशा ऑन रहेगा। इसके अलावा कुछ रिपेयर मशीनरी है ना, अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो उसको ठीक करने वाला जो एंजाइम है या प्रोटीन है, उसको बनाने वाला जीन, वो भी हमेशा ऑन रहेगा। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस में जो एंजाइम्स बनते हैं, उसके लिए भी हमेशा ऑन रहेगा। ये सब काम रेस्पिरेशन वाला जो प्रोसेस है, उसमें जो एंजाइम्स यूज हो रहा है, प्रोटीन्स यूज हो रहा है, उसके जीन्स भी हमेशा ऑन रहेंगे। इसका मतलब हाउस कीपिंग जीन्स ऐसे जीन्स हैं जो हमेशा ऑन रहते हैं। आपको खुद पता होना चाहिए, होटल्स में हाउस कीपिंग स्टाफ हमेशा एक्टिव रहते हैं, दिन हो या रात हो। हाउस कीपिंग अगर हम देखें अपने घर में, तो मम्मी हमारी है ना, हमारी जो मम्मियां होती है, वो क्या करती है, दिन रात कभी नहीं देखती है, वो हमेशा एक्टिव रहती है, हमेशा काम करती रहती है। ठीक है, तो वैसे ही हाउस कीपिंग जीन्स ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। बट रेगुलेटेड जीन्स ऐसा नहीं होता। जब जरूरत पड़ता है इसको ऑन करना है, जब जरूरत नहीं है तो हम इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो जब सेल का रिक्वायरमेंट है इस जीन को ऑन कर दिया जाएगा, जब जरूरत नहीं है तो ऑफ किया जाएगा। तो ये ऑन ऑफ कैसे किया जाएगा? स्विच तो है नहीं, बटन तो है नहीं जो ऑन ऑफ कर दिया जाएगा। कैसे करते हैं उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं। वो पढ़ने से पहले हमें जानना होगा पॉलीसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। प्रोकैरियोट्स है ना, प्रोकैरियोट्स में जो जीन्स होता है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, यहां पर दिया गया है एक डीएनए का छोटा सा फ्रैगमेंट हिस्सा है। ये डीएनए का छोटा सा फ्रैगमेंट है। इस डीएनए के फ्रैगमेंट को आप देखिए, यहां पर एक ए नाम का जीन है,
एक बी नाम का जीन है, एक सी नाम का जीन है, ठीक है। यानी जीन नहीं कह सकते, एक ऐसा रीजन है जो ए नाम का प्रोटीन बनाएगा, ए प्रोटीन बनाएगा, ये बी प्रोटीन बनाएगा और ये सी प्रोटीन बनाएगा। तो इसका मतलब ये छोटे से ही हिस्सा में आप अगर देख रहे हो तो 3 अलग अलग प्रोटीन बनाने वाला कोडोन्स या कोड्स प्रेजेंट है, ठीक है। इस पूरे हिस्से को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। बट इस स्ट्रक्चरल जीन का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा और आरएनए बनेगा, मान लीजिए यहां बन गया ये आरएनए, ये देखिए इधर मान लीजिए ऐसा कुछ जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये आरएनए बनेगा। मैं आरएनए यहीं दिखाता हूं, ये आरएनए बन गया। अब इस आरएनए के ऊपर क्या होता है, इस आरएनए के ऊपर यहां होता है स्टार्ट कोडोन, यहां होता है स्टॉप कोडोन, फिर होगा स्टार्ट कोडोन, फिर होगा स्टॉप कोडोन। या फिर ऐसे भी नहीं तो ऐसे हो सकता है, देखिए एक स्टॉप कोडोन यहां होगा, एक स्टॉप कोडोन यहां होगा, ठीक है। स्टार्ट कोडोन यहां होगा, तो एक यहां से यहां बन सकता है ना। दूसरा यहां है तो यहां से यहां बन सकता है, और तीसरा यहां से यहां बन सकता है, ठीक है। ऐसे करके बनेगा। इसका मतलब एमआरएनए के ऊपर स्टार्ट स्टॉप ऐसे करके है। तो एक है, एक जो सीक्वेंस है इसे कहेंगे ORF, ओपन रीडिंग फ्रेम। इस ओपन रीडिंग फ्रेम में ट्रांसलेशन होगा और एक प्रोटीन बनेगा यहां से यहां, जिसको हम बोलेंगे A। फिर यहां से यहां बनेगा, उसको बोलेंगे B, और जब यहां से यहां बनेगा C। तो हम देखते हैं कि एक छोटा सा स्ट्रक्चरल जीन है ना, जो अलग अलग टाइप का प्रोटीन्स बना सकता है, यानी ऐसा एमआरएनए बना देगा जिसके ऊपर एक से ज्यादा ORF प्रेजेंट हो, ओपन रीडिंग फ्रेम प्रेजेंट हो, ठीक है। तो उस तरह के जीन्स को हम लोग कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। यहां पर क्या होता है, एक कॉमन ट्रांसक्रिप्ट बनता है फॉर मल्टीपल जीन्स, कॉमन ट्रांसक्रिप्ट फॉर मल्टीपल जीन्स। कॉमन ट्रांसक्रिप्ट का मतलब है कॉमन एमआरएनए। एक ही एमआरएनए बनता है बहुत सारे जीन्स के लिए, जीन ए है, जीन बी है, जीन सी है, सबको मिलाकर एक ही एमआरएनए बन गया, लीजिए सिंपल। जबकि यूकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता, ए के लिए अलग एमआरएनए, बी के लिए अलग एमआरएनए, सी के लिए अलग एमआरएनए। बट प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं है, ठीक है। वो क्या करते हैं, ए बी सी जितना भी है डी, उन सबको एक साथ लेकर एक एमआरएनए बना दिया कॉमन। अब जब एक एमआरएनए है लेकिन जीन्स तो अलग अलग था, तो उसके ऊपर ओपन रीडिंग फ्रेम या फिर उनका जो फ्रेम है वो अलग अलग होगा, तो प्रोटीन्स अलग अलग बनता है, ठीक है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स, ठीक है। मल्टीपल स्ट्रक्चरल जीन्स आर कंट्रोल्ड टुगेदर। अब देखिए यहां पर जीन ए है, बी है, सी है, लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए एक ही प्रमोटर है, सिंगल प्रमोटर। यहीं पर आएगा आरएनए पॉलीमरेज और यहां से ट्रांसक्रिप्शन करना स्टार्ट करेगा, सबको ट्रांसक्राइब कर देगा और सिंगल एमआरएनए बना देगा, ठीक है। तो जीन्स ए है, बी है और सी है, इसके लिए सिंगल प्रमोटर है, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा, एक कॉमन ट्रांसक्रिप्ट बनेगा इन सारे जीन्स के लिए। इस ट्रांसक्रिप्ट का मतलब है एमआरएनए, ठीक है। तो समझ में आया। यूकैरियोट्स में क्या होगा, एक जीन के लिए हमारे पास एक एमआरएनए बनेगा, बट प्रोकैरियोट्स में 2 4 5 6 जीन के लिए एक ही एमआरएनए बन जाएगा, ठीक है, और जिससे अलग अलग प्रोटीन्स बन जाता है। चलिए, तो ये था प्रोटीन, ये था पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन। अब आइए, जब पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन है और यहां पर एमआरएनए बन रहा है, तो ये एमआरएनए देखिए कैसा बनने वाला है। ये पूरा एमआरएनए बन रहा है और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, दैट इज ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, यहां ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है प्रोकैरियोट्स में। क्यों होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन भी कहां हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। ट्रांसलेशन भी कहां होगा, साइटोप्लाज्म में, वहां न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो यहां पर देखिए ये है राइबोसोम, राइबोसोम इसके साथ बाइंड किया और यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया, यहां पे रुक गया। दूसरा ओपन रीडिंग फ्रेम, यहां से दूसरा राइबोसोम स्टार्ट किया, यहां पे रुक गया, यहां से स्टार्ट किया, यहां रुक गया। ऐसे करके काम होता है, ठीक है, ऐसे काम होता है। तो यहां एक प्रोटीन बनेगा, यहां दूसरा प्रोटीन बनेगा, यहां तीसरा प्रोटीन बनेगा। तो जितने जीन्स उतना ओ ओपन रीडिंग फ्रेम। हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, जरूरी नहीं है जितना जीन्स उतना ओपन रीडिंग फ्रेम, थोड़ा चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो बट ऑन एन एवरेज जितना जीन्स होता है ओपन रीडिंग फ्रेम उतना ही होता है। चलिए, तो ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड विथ ट्रांसलेशन, प्रोकैरियोट्स में यही होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ साथ चलता है, ठीक है।
तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, एमआरएनए बनाता रहता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, और राइबोसोम्स तुरंत आ जाता है। राइबोसोम्स क्या करता है, तुरंत आता है उस एमआरएनए के ऊपर और वहां से ओपन रीडिंग फ्रेम को डिटेक्ट करता है, यानी स्टार्ट कोडोन स्टॉप कोडोन, स्टार्ट कोडोन स्टॉप कोडोन, उसके बीच के रीजन को कहते हैं ओआरएफ। ठीक है, और वो क्या करता है, ओआरएफ में ट्रांसलेशन करवाएगा और अलग अलग तरह का प्रोटीन्स बनवाता है। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है ऐसे प्रोटीन बन जाएगा, बहुत अच्छी बात। अब जब प्रोटीन बन रहा है तो किस जीन से प्रोटीन बनना है, किस जीन से प्रोटीन नहीं बनना है, ये डिसाइड करेगा सेल्स, है ना, यानी रेगुलेट करेगा कि हाँ भाई इस जीन से प्रोटीन बनना है तो चलो इसको ऑन रखो, इस जीन से प्रोटीन नहीं बनना है इससे ऑफ रखो। या मान लीजिए कहीं प्रोटीन बन भी गया लेकिन बाद में सेल को पता चला नहीं इसका जरूरत नहीं, तो उसको ऑफ करना पड़ेगा। किसी चीज को बंद करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। मान लीजिए घर में पंखा चल रहा है तो उसको बंद करने का एक तरीका है कि आप स्विच अपने रूम का ऑफ कर दो, या हो सकता है घर का मेन पावर ऑफ कर दो। अलग अलग लेवल पे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, राइट। या टीवी चल रहा है, टीवी को आप या तो रिमोट से बंद करो, या तो स्विच से बंद करो, या तो घर का मेन पावर ही ऑफ कर दो। तीन तरीके से आप टीवी को बंद कर सकते हो। वैसे ही जीन के एक्सप्रेशन को भी अलग अलग लेवल पे बंद किया जा सकता है। जैसे टीवी को बंद किया जा सकता है अलग अलग लेवल पे, चाहे रिमोट के लेवल से, चाहे रूम में जहां पे प्लग लगा है वहां स्विच से कर दो, या मेन पावर से कर दो। वैसे ही तो पहला है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे आप जीन को रेगुलेट कर सकते हो, यानी जब जीन यानी डीएनए से आरएनए बन रहा था वहीं आप कुछ ऐसा कर दो कि बंद हो जाए। या फिर आप क्या कर सकते हो, ट्रांसक्रिप्शन हो जाने के बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन लाओ जिससे उसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाए, तब हो सकता है। या फिर ड्यूरिंग ट्रांसलेशन आप उसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हो, बंद करना है या एक्सप्रेस करवाना है वो कर सकते हो। या ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर दो कि वो प्रोटीन काम का ही नहीं रहे, तो ये भी किया जा सकता है। तो अलग अलग लेवल पे काम किया जा सकता है, बट सबसे बेस्ट ये होगा कि इसी लेवल पर कुछ रेगुलेशन हो जाए। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अगर इतना सारा लेवल पार करके यहां पे आप कुछ कर रहे हो, इसका मतलब सेल अपना इतना समय इतना एनर्जी वेस्ट कर चुका, और फिर लास्ट में पता चलता है नहीं नहीं इसका तो काम ही नहीं है, तो इतना एनर्जी तो वेस्ट हो जाएगा ना। इसीलिए सेल का अडेप्टेशन होता है कि वो चाहता है ना, कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर ही बहुत सारे रेगुलेशन कर ले। समझ में आया? इसीलिए मेजर जो रेगुलेशन होता है वो इसी लेवल पे होता है। अगर कोई जीन का जरूरत है तो वो ऑन रखा जाएगा, जीन का जरूरत नहीं है तो उसको ऑफ कर दिया जाएगा, यानी उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये होता है। आइए, एक है बेसल ट्रांसक्रिप्शन, ये क्या होता है? तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि डीएनए से आरएनए बनाना। ठीक है, तो जब डीएनए से आरएनए बनता है तो वहां पर कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी आप पढ़ोगे। एक है एक्टिवेटर, वो ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेगा कि हाँ ट्रांसक्रिप्शन हो जाए। एक होता है रिप्रेसर, ये ट्रांसक्रिप्शन को रोकने का काम करता है, ये चाहता है कि ट्रांसक्रिप्शन रुक जाए। ठीक है, तो कुछ अलग अलग फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स चाहेंगे कि हाँ ट्रांसक्रिप्शन हो, कुछ फैक्टर्स चाहेगा कि नहीं नहीं ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो। तो मैं बोल रहा हूं कि जब ये दोनों में से कोई भी फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, ना ही एक्टिवेटर है ना ही रिप्रेसर है, उस वक्त क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा? तो जवाब है हाँ होगा। उस वक्त भी ट्रांसक्रिप्शन होता रहेगा, और वो ट्रांसक्रिप्शन का रेट बहुत ही कम रहने वाला है। इसीलिए इस तरह के ट्रांसक्रिप्शन के लिए वर्ड यूज होता है बेसल ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा? ये रेगुलेट किया जाता है प्रमोटर रीजन के द्वारा। अब मान लीजिए प्रमोटर जो ये रीजन है इसमें किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, जैसा था वैसा ही है। मॉडिफिकेशन का ये मतलब है कि जब सेल डिवाइड करता है ना तो डीएनए में कुछ एरर आ जाता है, कहीं पे कुछ सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता है। तो अगर मान लीजिए प्रमोटर में कोई चेंज नहीं है, जैसा है वैसा ही है, तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा, बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से करवा सकता है बेसल में भी। लेकिन अगर मान लीजिए कि प्रमोटर में थोड़ा सा भी चेंज है तो बेसल जो ट्रांसक्रिप्शन का रेट है उसका कम हो जाएगा। ये बेसल का मैं बता रहा हूं, इसके अलावा अगर कहीं एक्टिवेटर रिप्रेसर आया तब तो प्रमोटर का कोई लेना देना नहीं, तब तो उनका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग कुल मिलाकर ये कहते हैं कि बेसल ट्रांसक्रिप्शन में सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हमेशा होता रहता है, बस रेट बहुत ही कम होता है या कभी कभी थोड़ा ज्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है प्रमोटर के स्ट्रेंथ पे। ठीक है, तो देखिए स्पेसिफिकली गवर्न बाय सिग्मा 70 प्रमोटर्स इन बैक्टीरियल सिस्टम। बैक्टीरियल सिस्टम में सिग्मा 70 एक फैक्टर है। ठीक है, ये गवर्न करता है, यही हम लोग पढ़े हैं कि आरएनए पॉलीमरेज है ना, सिग्मा की मदद से क्या करता है, आता है प्रमोटर से बाइंड करता है। तो ये सिग्मा 70 बहुत ही कॉमन है बैक्टीरिया में। ठीक है, इसीलिए यहां पर दिया गया।
तो बैसल ट्रांसक्रिप्शन में इसका रोल है। और बाकी अगर बैसल नहीं है तो एक्टिवेटर भी आएगा, रिप्रेसर भी आएगा। और अगर एक्टिवेटर आएगा तब तो बहुत तेजी से ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, रिप्रेसर आएगा तो धीरे धीरे ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा रेगुलेशन का एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रेगुलेशन दो तरीके से होता है। ठीक है, एक सिस एक्टिंग रेगुलेटरी सीक्वेंस है ना, और दूसरा होता है ट्रांस एक्टिंग फैक्टर्स। ये फैक्टर्स है, मतलब मैं यहां बात कर रहा हूं किसका, प्रोटीन्स का, मैं यहां बात कर रहा हूं प्रोटीन्स का। ठीक है, दूसरा सिस एक्टिंग रेगुलेटरी सीक्वेंस। सीक्वेंस का अगर बात चल रहा है, यानी डीएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड है उसके सीक्वेंस का यहां पर बात चल रहा है, यानी डीएनए के ऊपर जो सीक्वेंस है उसका बात चल रहा है, और ये प्रोटीन का बात चल रहा है। इसका सिस का मतलब ये हुआ कि आप मान लो ये डीएनए है, इस डीएनए के ऊपर ये स्ट्रक्चरल जीन है, तो इस जीन का ही कोई पार्ट, कोई हिस्सा, उसके लिए ये वर्ड यूज किया जा रहा है सिस। ठीक है, मान लीजिए यहां पर जीन है ए बी सी, अलग अलग जीन्स है, यहां पर प्रमोटर है, तो हो सकता है इस प्रमोटर के आसपास आपको इनहैंसर देखने को मिल जाए, ऑपरेटर देखने को मिल जाए। कुछ सीक्वेंस ऑपरेटर की तरह काम करते हैं, कुछ सीक्वेंस इनहैंसर की तरह काम करते हैं, तो वो इसी जीन का हिस्सा है। ठीक है, और वो इसी के लिए काम करेगा। अगर इनहैंसर या ऑपरेटर है तो वो इसी जीन के लिए काम करेगा जिसका वो पार्ट है या जिसके पास है, इसीलिए इसके लिए वर्ड यूज होता है सिस। जबकि ट्रांस का ऐसा नहीं है, ट्रांस में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। वो प्रोटीन कैसा भी हो सकता है, एक्टिवेटर हो सकता है, रिप्रेसर हो सकता है। ट्रांस का मतलब यहां पर यह है कि मान लीजिए ये एक डीएनए है और यहां वो जीन है जहां से ये रिप्रेसर या एक्टिवेटर प्रोटीन बना। अब ये प्रोटीन अपने जीन को छोड़कर किसी दूसरे जीन पर जाएगा, या हो सकता है इस सेल को छोड़कर दूसरे सेल में चले जाए, इसीलिए वर्ड है ट्रांस, यानी खुद के लिए नहीं, ये दूसरे के लिए। तो यहां से ये प्रोटीन आएगा और कहीं पे जाके बाइंड करेगा। ठीक है, तो सिस का मतलब होता है कि उस जीन के आसपास का जो सीक्वेंस है वो उसी के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है डीएनए और यह फैक्टर यानी प्रोटीन। आपको मैं बता दूं एक बात कि एक्टिवेटर, ठीक है, एक्टिवेटर हमेशा इनहैंसर से बाइंड करेगा और रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा ऑपरेटर से बाइंड करेगा। ठीक है, तो एक्टिवेटर किससे बाइंड करता है, इनहैंसर से बाइंड करता है, और रिप्रेसर किससे बाइंड करता है, ऑपरेटर से बाइंड करता है। इसके अलावा जिस जीन को हम स्टडी कर रहे हैं उसके आसपास ही ये दोनों में से कोई सीक्वेंस हो सकता है, चाहे ऑपरेटर हो, इनहैंसर हो, जो भी हो, ये उसके आसपास ही होगा। बट ट्रांस जरूरी नहीं है पास हो, ये दूर भी हो सकता है उस सेल में ना हो, दूसरे सेल में हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये तो प्रोटीन है तो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर रिप्रेसर किसी से बाइंड किया तो नाम सही लग रहा है, रिप्रेसर यानी रोकने वाला, और एक्टिवेटर मतलब ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करना यानी इनहैंस करना। लेकिन ये कैसे करता है इसके बारे में बात करते हैं। आइए, उससे पहले हम लोग जरा सा बात करते हैं ट्रांस एक्टिंग फैक्टर्स के बारे में, यानी उस प्रोटीन के बारे में जो कहीं और बन रहा है और काम कर रहा है किसी और जीन में। ठीक है, तो ये वो प्रोटीन है, ये वो प्रोटीन है। इस प्रोटीन के पास दो हिस्सा होता है, एक पार्ट को हम लोग कहते हैं डीएनए बाइंडिंग डोमेन। तो प्रोटीन का वो पार्ट जो डीएनए से जाकर बाइंड करेगा। मैंने बताया था ना कि अगर मान लीजिए एक्टिवेटर प्रोटीन हुआ तो एक्टिवेटर प्रोटीन किससे बाइंड करता है, ये बाइंड करता है इनहैंसर से। ठीक है, और अगर मान लीजिए रिप्रेसर हुआ तो ये किससे बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा ऑपरेटर से। ठीक है, ये बाइंड करता है ऑपरेटर से। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन हो या एक्टिवेटर प्रोटीन, उसके पास दो डोमेन है। एक डोमेन जिसे डीएनए बाइंडिंग डोमेन कहते हैं, वो उस सीक्वेंस को पहचानेगा कि अच्छा ऑपरेटर के ऊपर सीक्वेंस कौन सा है, या एक्टिवेटर अगर देखेगा तो इनहैंसर के ऊपर सीक्वेंस कौन सा है और इससे बाइंड करेगा। और दूसरा है उसका फंक्शनल डोमेन। अगर मान लीजिए कि एक्टिवेटर है तो एक्टिवेटर क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करवाता है। तो इसके डीएनए बाइंडिंग डोमेन से तो वो डीएनए के ऊपर बैठा, इस डोमेन से वो क्या करेगा, अपना काम करेगा। उसका काम है आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करवाना, तो वो रिक्रूट करवाएगा। अगर ये रिप्रेसर है तो ये क्या करेगा, कॉन्फर्मेशन में चेंज कर देगा, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज आ ही नहीं सकता, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शनल डोमेन है और ये इसका डीएनए बाइंडिंग डोमेन। अगर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सवाल कि इस प्रोटीन में हमने कुछ ऐसा चेंजेस कर दिया कि ये वाला पार्ट काम नहीं कर रहा, तब क्या होगा, तब ये होगा कि ये एक्टिवेटर हो या रिप्रेसर,
आएगा, ये डीएनए से बाइंड भी करेगा बट काम नहीं करेगा। यानी रिप्रेसर आएगा तो वो आरएनए पॉलीमरेज को काम करने से रोक नहीं सकता, यानी ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन को रोक नहीं पाएगा। और अगर ये आएगा तो ट्रांसक्रिप्शन करवा नहीं पाएगा, क्योंकि इसका फंक्शनल डोमेन क्या है, म्यूटेटेड है, हमने उसको चेंज कर रखा है। ठीक है, तो ये था ट्रांस एक्टिंग फैक्टर्स के बारे में। चलिए अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा सिस फैक्टर्स के बारे में। उसमें भी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइलेंसिंग जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी किसके फंक्शन के बारे में बात करें, रिप्रेसर। मैंने बताया है कि रिप्रेसर ऑपरेटर सीक्वेंस से बाइंड करता है। रिप्रेसर एक ट्रांस एक्टिंग फैक्टर है, मतलब प्रोटीन है जो डीएनए के सीक्वेंस से बाइंड करता है। कौन सा सीक्वेंस, ऑपरेटर सीक्वेंस। ठीक है, तो ट्रांस एक्टिंग फैक्टर है कौन, रिप्रेसर। ये रिप्रेसर एक ट्रांस एक्टिंग फैक्टर है, यानी प्रोटीन है जो डायरेक्टली जाके किससे बाइंड करेगा, ऑपरेटर से, या फिर प्रमोटर से भी बाइंड कर सकता है, बट मोस्टली किससे बाइंड करता है, ऑपरेटर से बाइंड करता है। ठीक है, आउटकम क्या होगा, नाम से ही लग रहा है, रिप्रेसर काम ही नहीं होने देगा, है ना। तो यानी ये ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देगा। तो देखिए, मान लीजिए ये पूरा एक जीन है, इस जीन में यहां पर ये तो स्ट्रक्चरल जीन है, ये तो स्ट्रक्चरल जीन है। मान लीजिए यहां पर है कोई ऑपरेटर, तो ये क्या किया, रिप्रेसर ऑपरेटर से आकर बाइंड कर गया और अब ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने दे रहा है, तो कर लिया ना रेगुलेशन। मैंने बताया था ना कि जीन का रेगुलेशन होना है, तो जीन का रेगुलेशन कैसे कर सकते हैं, या तो जीन को ऑफ करके या ऑन करके, तो ये ऑफ कर दिया। ये रिप्रेसर प्रोटीन बना कहीं और होगा, आया कहां पर, जहां इसका अपना खास सीक्वेंस था, उस ऑपरेटर के पास आकर उसका काम तमाम कर दिया, बंद कर दिया। तो जब जब रिप्रेसर बनेगा वो आएगा, ऑपरेटर से बाइंड करेगा और उसको रोक देगा। ठीक है, यानी रिप्रेसर हमेशा ऑपरेटर से बाइंड करता है। अब बात करते हैं किसके बारे में, अब फंक्शन एक्टिवेटर के बारे में। आइए, ये क्या काम करेगा, एक्टिवेटर नाम से ही लग रहा है, इनहैंस करेगा जीन के एक्सप्रेशन को, है ना। ये भी एक ट्रांस एक्टिंग फैक्टर है, एक्टिवेटर इज ऑल्सो अ ट्रांस एक्टिंग फैक्टर। ठीक है, और ये किससे बाइंड करता है, ये हमेशा इनहैंसर सीक्वेंस से बाइंड करता है। ये स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम में पाया जा सकता है इनहैंसर सीक्वेंस, मैं लोकेशन भी दिखाऊंगा इस सब का। आउटकम क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन के रेट को बढ़ा देगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन जो बेसल ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, जो भी थोड़ा बहुत हो रहा था, उसको बहुत तेजी से बढ़ा देता है। तो देखिए, ये है प्रमोटर, इस प्रमोटर के अपस्ट्रीम में देखो तो यहां पर है इनहैंसर सीक्वेंस। इस इनहैंसर सीक्वेंस से कौन आकर बाइंड हो गया, एक्टिवेटर। जैसे ही एक्टिवेटर बाइंड हुआ, ये एक्टिवेटर आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करेगा कि आओ आओ, कहां थे, आओ और ट्रांसक्रिप्शन करो। तो मैं आपको एक सीक्वेंस दिखाता हूं, बताता हूं, वो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। यहां दिखाते, अगर मान लीजिए ये एक डीएनए है, उसमें ये एक छोटा सा जीन है ए, ये दूसरा है जीन बी, और ये तीसरा है सी, ए बी और सी। तो इसके पास हो सकता है यहां पर ऑपरेटर, जिसको मैं ओ लिख रहा हूं, प्रमोटर इसको ओवरलैप भी कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रमोटर में लिख रहा हूं, और अपस्ट्रीम में इनहैंसर हो सकता है, जिसको मैं ई लिख रहा हूं। तो इसका यही होता है अरेंजमेंट। तो इनहैंसर मोस्टली क्या होता है, प्रमोटर के अपस्ट्रीम होता है, जबकि ऑपरेटर क्या होता है, प्रमोटर के डाउनस्ट्रीम होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और भी बात पता होना चाहिए ये कि रिप्रेसर ऑलवेज बाइंड्स टू ऑपरेटर व्हाइल एक्टिवेटर बाइंड्स टू इनहैंसर सीक्वेंस। चलिए अब आइए, ये काम कैसे करते हैं इसके बारे में वैसे तो बता दिए हैं, बट फिर से देखते हैं एक्टिवेटर कैसे काम करता है। एक्टिवेटर जब आया, मान लीजिए ये एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट पे जब एक्टिवेटर आया, तो ये इसको रिक्रूट करवाएगा, आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करवाता है ना, रिक्रूटमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, जिससे रेट बढ़ जाता है। जबकि रिप्रेसर कुछ अलग ही काम करता है, जब जब ये ऑपरेटर से बाइंड करता है तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज आ ही नहीं पाता। समझ में आया, अगर ये प्रमोटर था, इस प्रमोटर में यहां कहीं ऑपरेटर है, प्रमोटर और ऑपरेटर ओवरलैप हो सकता है, यानी उनके सीक्वेंस आपस में मिले हुए हो सकते हैं। कुछ सीक्वेंस प्रमोटर का भी हिस्सा होगा, वही सीक्वेंस ऑपरेटर का भी हिस्सा होगा, ये हो सकता है। तो ऑपरेटर के ऊपर जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन, ये रेड वाला प्रोटीन आया, अब आरएनए पॉलीमरेज आ ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि रिप्रेसर प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट नहीं होने देता, जबकि एक्टिवेटर प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करता है। एज अ रिजल्ट, रिप्रेसर प्रोटीन
रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, या फिर ये टर्मिनेट ही कर देता है, ऐसा कह सकते हैं, जबकि ये तो इनहेंस करता है। तो ये था जीन रेगुलेशन का कंसेप्ट, एक बेसिक कंसेप्ट। अब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे लैक ओपेरॉन का या फिर ओपेरॉन का एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर ये कैसे अच्छे से काम करता है। रिप्रेसर प्रोटीन को कैसे पता चलता है कि अब मुझे जाना है, और कैसे एक्टिवेटर को पता चलता है कि अब मुझे जाना है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये ओपेरॉन क्या होता है, ओपेरॉन क्या है? ओपेरॉन वर्ड आया है ओपेरा से, ये आया है ओपेरा। हम लोग देखते हैं ना म्यूजिक में जो बैंड पार्टी वाला होता है, तो उसमें एक ओपेरा होता है, वो हाथों से ऐसे 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 इशारा करता है ना। जब वो ऊपर करता है तो सब लोग भोंपू तेजी से बजाता है, जब वो नीचे करता है तो थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। जब मार्च परेड वरेड होता है तो उसमें देखते हैं एक ओपेरा होता है, ऐसे ऐसे हाथ से इशारा करता है। तो एक आदमी मतलब सबको एक साथ रेगुलेट कर रहा है, बहुत सारे जो बैंड बजाने वाले हैं उनको, ठीक है। तो ओपेरॉन वर्ड वहीं से आया है, यानी एक ही यहां पर कुछ होगा, है ना, रेगुलेटरी सीक्वेंस, और वो रेगुलेटरी सीक्वेंस मल्टीपल जीन्स को एक साथ क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। तो इसीलिए ओपेरॉन वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन यूनिट, जहां पर क्या होगा, एक सिंगल रेगुलेटरी यूनिट और वही बहुत सारे मल्टीपल जीन्स को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। फंक्शन क्या है, इनेबल्स करता है कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मतलब ये क्या कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट करता है जीन एक्सप्रेशन को और रेगुलेट कर रहा है कि जीन एक्सप्रेशन किसका होगा, होगा तो इन सब का एक साथ होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें करता है। आइए देखते हैं जरा सा एनाटॉमी किसी ओपेरॉन का। तो ओपेरॉन में हम जानते हैं क्या होता है, मल्टीपल जीन्स, उस मल्टीपल जीन्स को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी सीक्वेंस, बस। तो एक रेगुलेटरी सीक्वेंस देखते हैं, ये एक जीन है, ये जो येलो से मैंने बनाया है ये एक जीन है, ठीक है। इस जीन में ये स्ट्रक्चरल जीन है ए, ये है स्ट्रक्चरल जीन बी, ये है स्ट्रक्चरल जीन सी, और ये है स्ट्रक्चरल जीन डी। ये है इसका ऑपरेटर और ये है इसका प्रमोटर, यहां पर लिखा हुआ है ऑपरेटर प्रमोटर। ये रेगुलेटरी जीन पी है जो दूर हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांस एक्टिंग फैक्टर है, मैंने बताया था ना, ट्रांस एक्टिंग फैक्टर, उसके जो जीन्स है वो कहीं भी हो सकते हैं, दूर हो सकता है, पास हो सकता है, दूसरे सेल में हो सकता है, तो कहीं भी हो सकता है, इसीलिए स्पेस दिया हुआ। तो वहां से कोई रेगुलेटरी प्रोटीन बनेगा, यहां से कोई रेगुलेटरी प्रोटीन बनेगा। अब वो रेगुलेटरी प्रोटीन अब वो रेगुलेटरी प्रोटीन आकर इस प्रमोटर या ऑपरेटर से बाइंड करेगा और फिर इनडायरेक्टली यहां पर पता चलेगा कि भाई यहां एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा। अगर ये रेगुलेटरी प्रोटीन मान लीजिए रिप्रेसर है, वो बाइंड कर गया तो ट्रांसक्रिप्शन एक साथ सबका रुक जाएगा। अगर ये एक्टिवेटर है और यहां पर इनहेंसर है, मान लीजिए इनहेंसर से बाइंड कर गया तो फिर सबका एक्सप्रेशन होने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि ओपेरॉन में एक ही रेगुलेटरी सीक्वेंस से क्या हो जाता है, सारे जीन्स का रेगुलेशन हो जाता है, ठीक है। और इन जीन का अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये सिंगल एमआरएनए बना है, सिंगल एमआरएनए, ठीक है। और इसके ऊपर अलग अलग ओआरएफ होगा, ओपन रीडिंग फ्रेम। ये होगा ORF1, है ना, प्रोटीन ए के लिए, ये होगा दूसरे के लिए, ये होगा तीसरे के लिए, और बचा हुआ किसी और के लिए। ओपन रीडिंग फ्रेम यानी स्टार्ट से लेके स्टॉप कोडोन, स्टार्ट से लेके स्टॉप कोडोन, ऐसे करके। तो जहां से स्टार्ट है जहां पे स्टॉप है उस टाइप का प्रोटीन, फिर जहां से वहां पे बनेगा और इधर भी ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये ओपेरॉन का एक ओवरव्यू, एक स्ट्रक्चर है कि कैसे मल्टीपल जीन्स को एक रेगुलेटरी सीक्वेंस कंट्रोल करता है या रेगुलेट कर लेता है। चलिए अब थोड़ा सा मेटाबॉलिक पाथवे देखते हैं ओपेरॉन का। ओपेरॉन कितने टाइप का है ना, पाथवे के आधार पर। तो मेटाबॉलिज्म में इनका रोल तो है, भाई अगर कोई जीन है प्रोटीन बना रहा है तो प्रोटीन क्यों बन रहा है, मेटाबॉलिज्म के लिए, यानी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो दो तरह का पाथवे हो सकता है, एक होता है जिसे कहते हैं कैटाबॉलिक पाथवे, यानी इसमें कोई चीज टूटता है, ठीक है। और एक होता है एनाबॉलिक या फिर बायोसिंथेटिक पाथवे, इसमें कोई चीज बनता है। तो इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है किसी सबस्ट्रेट का, ठीक है, ताकि एटीपी वेटीपी मिले, है ना, कुछ। एनाबॉलिक में क्या होता है, कुछ चीज बनेगा, चाहे वो अमाइनो एसिड हो, विटामिन हो, न्यूक्लिक एसिड हो, कुछ भी हो, यानी यहां पे बनने वाला प्रोसेस होता है। तो अगर मान लीजिए कोई सबस्ट्रेट है, कोई सबस्ट्रेट है, अगर वो पहले से प्रेजेंट नहीं है, यानी वो एब्सेंट है, मान लीजिए
कोई सबस्ट्रेट नहीं है, ठीक है, और तब कोई ओपेरॉन, मैं लिख रहा हूं यहां पे ओपेरॉन। ओपेरॉन का मतलब मल्टीपल जीन्स है ना, वो मल्टीपल जीन्स, जैसे कि ये मैंने बनाया था ना ऐसे ए बी सी डी। तो जो चीज का भी ओपेरॉन है, मान लीजिए ए का ओपेरॉन है, बी का ओपेरॉन है, कोई भी ओपेरॉन है, अगर वो सबस्ट्रेट या वो सब्सटेंस सेल के अंदर नहीं है, वो सेल के अंदर नहीं है, और तब ये ओपेरॉन क्या है, ऑफ। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैटाबॉलिक पाथवे की तरफ इशारा करता है। अगर मान लीजिए वो सबस्ट्रेट है, तब ये ओपेरॉन ऑन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब सबस्ट्रेट आएगा तो ओपेरॉन ऑन होगा, ओपेरॉन ऑन होगा तो वो प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन बनेगा तो इस सबस्ट्रेट को तोड़ेगा। इसीलिए कैटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है, ओपेरॉन तभी ऑन होता है जब उसका सब्सटेंस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल लैक ओपेरॉन, जब लैक्टोज आएगा तब ओपेरॉन ऑन होगा, एक्टिव होगा। जब सबस्ट्रेट नहीं है, एब्सेंट है, तब वो रिप्रेस्ड रहेगा, तब वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जो चीज है ही नहीं उसके लिए क्यों एंजाइम बनाए, क्या चीज तोड़ेंगे, किस चीज का कैटाबॉलिज्म करेंगे, बताओ भाई, किस चीज का कैटाबॉलिज्म करेंगे। तो इसीलिए जब सबस्ट्रेट है तब कैटाबॉलिज्म होगा, एंजाइम बनेगा, ओपेरॉन ऑन होगा। जब सबस्ट्रेट नहीं है तो कैटाबॉलिज्म भी नहीं होगा, एंजाइम भी नहीं बनेगा, ओपेरॉन भी ऑन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सबस्ट्रेट प्रेजेंट यानी ये डी रिप्रेस्ड है, इंड्यूस हो जाएगा, यानी ओपेरॉन ऑन हो जाएगा, प्रोटीन बनेगा, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिक में अलग कहानी है, एनाबॉलिक में अलग कहानी है। प्रोडक्ट जब नहीं है हमारे पास सेल में, तब तो बनाना पड़ेगा, है ना। अगर प्रोडक्ट नहीं है, एनाबॉलिक का मतलब ये बनाने वाला, तो हम क्या करेंगे, मतलब सेल क्या करता है, ओपेरॉन को ऑन करता है और उस चीज को बनाएगा जिस चीज का जरूरत है और जो नहीं है। मान लो वो सेल में बन गया, बहुत ज्यादा बन गया, या फिर बाहर से आ गया, अगर मान लीजिए प्रेजेंट हो गया वो प्रोडक्ट, तब तो वो ऑफ कर देगा, तब बोलेगा नहीं, अब बनाने का कोई जरूरत नहीं है, पहले से है। तो इस तरह के पाथवे को कहते हैं एनाबॉलिक। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में यही होता है। तो इसका एग्जाम्पल है ट्रिप्टोफान ओपेरॉन। ये एक अमाइनो एसिड है। जब ट्रिप्टोफैन सेल में नहीं होता है तब इसका ओपेरॉन ऑन होता है और ट्रिप्टोफैन को बनाता रहता है। जैसे ही ट्रिप्टोफैन का अमाउंट सर्टेन लेवल तक पहुंच जाता है या बाहर से ट्रिप्टोफैन आना स्टार्ट हो गया, तब इसका ओपेरॉन ऑफ हो जाता है। जबकि इसमें एग्जाम्पल है लैक्टोज ओपेरॉन या लैक ओपेरॉन। लैक्टोज ओपेरॉन या लैक ओपेरॉन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब सेल के पास लैक्टोज नहीं है तब ओपेरॉन ऑफ है, क्योंकि तोड़ेगा किसको, ये तोड़ने वाला है ना, कैटाबॉलिक, तोड़ने के लिए कुछ नहीं है तो ऑफ है। लेकिन जैसे ही लैक्टोज आया, बस ये ओपेरॉन ऑन हो गया, एक्टिव हो गया, अब तोड़ेंगे किसी को। तो ये इसका एग्जाम्पल है, आपको याद रखना चाहिए कि कैटाबॉलिक वर्सेस एनाबॉलिक ओपेरॉन। अब आगे आते हैं जरा, एक है नेगेटिव कंट्रोल, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रेस्ड, और दूसरा होता है पॉजिटिव कंट्रोल, जिसे हम लोग कहते हैं इंडक्शन। तो नेगेटिव कंट्रोल किसे कहते हैं, आइए देखें जरा। जब एक रेगुलेटरी प्रोटीन डीएनए से बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को रोक दे, ठीक है, तो उस केस में उस चीज को हम लोग कहते हैं नेगेटिव कंट्रोल, यानी कोई किसी से जुड़ा और काम रुक गया। ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब वो रेगुलेटरी प्रोटीन कैसा हो, रिप्रेसर प्रोटीन हो। और रिप्रेसर प्रोटीन मैंने बताया कहां बाइंड होता है, ऑपरेटर से, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन में यही देखने को मिलता है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में भी यही देखने को मिलता है। तो लैक ओपेरॉन में ये होता है कि जैसे ही लैक्टोज एब्सेंट हुआ या लैक्टोज सेल में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है, जाता है ऑपरेटर से बाइंड करता है, और जैसे ही बाइंड किया, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप उसी वक्त, ठीक है। तो इसे कहते हैं नेगेटिव कंट्रोल। अगर कंट्रोल किसी को रुकवा कर किया जा रहा है, रोक कर किया जा रहा है ना, कि आओ पकड़ लेते हैं, रोक लेते हैं, ऐसे ताला लगा के किया जा रहा है, इसका मतलब वो नेगेटिव कंट्रोल है। पॉजिटिव कंट्रोल का मतलब अगर कोई बाइंड कर रहा है और जैसे ही वो बाइंड किया, ट्रांसक्रिप्शन और ज्यादा तेज हो गया। कोई जैसे ही बाइंड किया और ट्रांसक्रिप्शन का रेट बहुत तेज बढ़ गया, इसका मतलब वो पॉजिटिव कंट्रोल है। लैक ओपेरॉन में ग्लूकोज का नहीं होना, ठीक है, वो एक पॉजिटिव कंट्रोल देता है, मैं अभी एग्जाम्पल से बताऊंगा, ठीक है। उसमें कैप एक प्रोटीन है, वो करता है कैटाबोलाइट
एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है, वो काम करता है। तो इसमें रेगुलेटरी प्रोटीन कैसा होगा, एक्टिवेटर, और एक्टिवेटर किससे बाइंड करता है, इनहैंसर सीक्वेंस से बाइंड करता है, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल था, ये भी समझ में आ गया। तो नेगेटिव कंट्रोल मतलब अगर डीएनए से कोई प्रोटीन जुड़ा और उसके एक्सप्रेशन को रोक दिया कि नहीं नहीं काम नहीं करने देंगे, तो यानी नेगेटिव कंट्रोल। और कोई अगर आया बोला कि नहीं नहीं ट्रांसक्रिप्शन करो करो करो, यानी पॉजिटिव कंट्रोल, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मेटाबोलाइट रिस्पॉन्स के बारे में जरा देखते हैं कि भाई मेटाबोलाइट है तब क्या होगा। मेटाबोलाइट के आने की वजह से ओपेरॉन कैसे काम करेगा या नहीं करेगा, देखते हैं। तो दो तरह का मेटाबोलाइट के आधार पर दो तरह के ओपेरॉन है, एक है इंड्यूसिबल ओपेरॉन, एक है रिप्रेसिबल ओपेरॉन। नाम से ही लग रहा है कि अगर मेटाबोलाइट आया तो वो इंड्यूस करेगा कि हाँ भाई ओपेरॉन ऑन हो जाओ, एक्टिव हो जाओ। और रिप्रेसिबल नाम से ही लग रहा कि मेटाबोलाइट आया तो वो ओपेरॉन को बोलेगा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि इंड्यूसिबल ओपेरॉन का मतलब ये हुआ कि मेटाबोलाइट आ रहा है और वो बोल रहा है कि ओपेरॉन एक्टिव हो जाओ, मतलब ओपेरॉन पहले से एक्टिव नहीं था। इसमें रिप्रेसिबल ओपेरॉन में मैंने बताया कि मेटाबोलाइट बाहर से आएगा और बोलेगा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो कब हो सकता है, जब ये ओपेरॉन पहले से एक्टिव हो तभी हो सकता है कि हाँ अब रुक जाओ। तो उसी के बारे में देखते हैं। टाइप ऑफ ओपेरॉन, एक है इंड्यूसिबल ओपेरॉन, एक है रिप्रेसिबल ओपेरॉन। तो इंड्यूसिबल ओपेरॉन को मेटाबोलाइट आने के बाद बोलता है कि ओपेरॉन एक्टिव हो जाओ। तो अगर मेटाबोलाइट आया है जो कि लैक्टोज है, लैक ओपेरॉन एग्जांपल लिया, तो वो बोलेगा ओपेरॉन को ऑन हो जाओ। समझ में आया, वो ओपेरॉन को ऑन करवाएगा, ठीक है। रिप्रेसिबल ओपेरॉन अगर है जैसे कि अगर ट्रिप्टोफैन एक मेटाबोलाइट है और वो अगर सेल में आया तो वो अपने ओपेरॉन को ऑफ करवाएगा, है ना, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन। इसका मतलब ये हुआ, याद रखिए, इसका मतलब ये हुआ कि इंड्यूसिबल ओपेरॉन में, है ना, ओपेरॉन ऑफ, ओपेरॉन ऑफ ही रहता है और इसमें ओपेरॉन हमेशा ऑन रहता है। इसमें ओपेरॉन ऑन रहता है, जैसे ही ट्रिप्टोफैन आया ये इसको ऑफ करवा देगा। ट्रिप्टोफैन के आते ही ये क्या करेगा, इसको ऑन से ऑफ करवा देगा। ये ऑफ था, लैक्टोज के आते ही ये इसको ऑन करवा देगा। तो हमें क्या पता चला है अभी तक, हमें अभी तक पता चला है कि लैक ओपेरॉन एक तो कैटाबॉलिक पाथवे को देखता है, दूसरा नेगेटिव कंट्रोल करता है, और तीसरा ये एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। जबकि टीआरपी के बारे में हमें पता चला कि एक एनाबॉलिक ओपेरॉन है, दूसरा इसमें भी नेगेटिव कंट्रोल देखने को मिलता है, और तीसरा ये रिप्रेसिबल टाइप ऑफ ओपेरॉन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं लैक ओपेरॉन के बारे में लिख देता हूं। लैक के बारे में क्या क्या पता चला, लैक के बारे में पता चला कि ये कैटाबॉलिक पाथवे फॉलो कर रहा है, कैटाबॉलिक पाथ। दूसरा हमें यह पता चला कि ये नेगेटिव कंट्रोल कर रहा है, नेगेटिव कंट्रोल। तीसरा हमें पता चला ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन, ठीक है। तो लैक ओपेरॉन के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोगों का मेन फोकस है लैक ओपेरॉन, है ना, ये क्लासिक एग्जांपल है। तो आइए इसके बारे में जरा हम बात करते हैं। लैक ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई, इस चिरेचिया कोलाई में लैक ओपेरॉन, इसके बारे में स्टडी किया गया था जैकब के द्वारा और मोनाड के द्वारा, ठीक है। ये एक कैटाबॉलिक ओपेरॉन है, मैंने बताया है कि जब ओपेरॉन, जब कोई सबस्ट्रेट आएगा तब ओपेरॉन एक्टिव होगा और उस सबस्ट्रेट को तोड़ा जाएगा, ठीक है। यहां पर एंजाइम्स जो कोड किया जा रहा है वो इसीलिए ताकि लैक्टोज का यूटिलाइजेशन हो और उससे उसको एनर्जी मिले। कब, जब ग्लूकोज एब्सेंट होगा तब। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, जब ग्लूकोज एब्सेंट होगा तब, और ये मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो जब ग्लूकोज नहीं है, मान लीजिए ग्लूकोज नहीं है इकोलाई के आसपास, है ना, और उसके पास क्या है, लैक्टोज है, तो उस केस में लैक ओपेरॉन ऑन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, है ना। ऐसे तो ऑफ रहता है हमेशा, बट लैक्टोज जैसे ही आएगा उसको ऑन करवा देगा, चालू करवा देगा, इंड्यूस करवा देगा। तो इस लैक ओपेरॉन का हम लोग जरा देखते हैं कौन कौन सा जीन है। तो इसमें एक जीन है जिसका नाम है लैक जेड जीन, दूसरा है लैक वाई जीन, और तीसरा है लैक ए जीन,
तो जेड किस चीज को कोड करता है? ये कोड करता है एक प्रोटीन जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, है ना। ये एक एंजाइम है जो कि लैक्टोज को तोड़ देता है, ठीक है। इसके अलावा लैक वाई ये क्या करता है? परमिएज नाम के एंजाइम के लिए कोडिंग करता है, यानी इससे ट्रांसक्रिप्शन के बाद बनेगा क्या? एमआरएनए। उस एमआरएनए से ट्रांसलेशन के बाद बनेगा परमिएज। और परमिएज क्या करता है? मान लीजिए ये बैक्टीरियल सेल है, तो इस बैक्टीरियल सेल से ये H प्लस, है ना, बाहर से H प्लस और साथ में लैक्टोज दोनों को एक साथ अंदर लेकर आता है, इसीलिए कहते हैं H प्लस लैक्टोज सिम्पोर्टर, यानी ये H प्लस और लैक्टोज दोनों को ही बाहर से अंदर लेकर आएगा ये प्रोटीन परमिएज। इसके अलावा लैक ए ये क्या कर रहा है? ये ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करता है और ये थायोगैलेक्टोसाइड्स, है ना, जो कि टॉक्सिन्स है जैसे कि टॉन पीजी, ठीक है, ये सब चीज बाहर से आ जाता है। तो इन सब चीजों को हटाने के लिए, यानी सेल के अंदर टॉक्सिसिटी कम करने के लिए इस एंजाइम का यूज किया जाता है। अगर मान लीजिए ये जीन म्यूटेट कर दिया जाए तो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो ये भी बहुत जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है और ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चरल जीन, इसके इधर क्या हो जाएगा? ऑपरेटर होगा, प्रमोटर होगा, ये सब चीज होगा। तो ये है इसका लैक जेड, ये है लैक वाई, इसका लैक ए। इसके काम के बारे में तो देख लिए, अब इसके अपस्ट्रीम आइए। तो अपस्ट्रीम आपको देखने को मिलेगा ऑपरेटर। ऑपरेटर से हमेशा कौन बाइंड करता है? याद रखना, रिप्रेसर। इनहेंसर से कौन बाइंड करता है? एक्टिवेटर। तो ये इसका ऑपरेटर हो गया। ऑपरेटर के बाद आप आओ, ये व्हाइट वाला रीजन, ये क्या है? ये काम कर रहा है प्रमोटर की तरह। टेक्निकली देखा जाए तो ये पूरा ही प्रमोटर है, और मैंने बताया था कि प्रमोटर सीक्वेंस ऑपरेटर सीक्वेंस आपस में ओवरलैप हो सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये ग्रीन वाला साइट, इसे हम लोग कहते हैं कैप साइट। कैप साइट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर एक कैप नाम का प्रोटीन आकर बाइंड होगा, बट ये ग्लूकोज के द्वारा रेगुलेटेड होता है, जबकि ऑपरेटर वाला पार्ट इसको रेगुलेट करता है लैक्टोज, ठीक है। यानी लैक ओपेरॉन को दो आदमी मिलकर ऑन ऑफ कर सकता है। कौन कौन? एक तो लैक्टोज कर ही सकता है, नो डाउट। इसके अलावा ग्लूकोज भी रेगुलेट कर सकता है लैक ओपेरॉन को। तो ग्लूकोज कैसे करेगा, लैक्टोज कैसे करेगा, इसको हम लोग देखते हैं, आइए। कैप प्रोटीन, ठीक है, मैंने बताया था कि कैप प्रोटीन के द्वारा मीडिएशन, कैप प्रोटीन के मदद से मीडिएशन कौन करता है? ग्लूकोज, ठीक है। जब जब सेल के अंदर ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोज क्या करेगा? लैक ओपेरॉन को ऑफ करवा देगा कि नहीं नहीं लैक ओपेरॉन तुम मत काम करो, है ना, गैलेक्टोज का बीटा गैलेक्टोसाइडेज मत बनाओ, लैक्टोज नहीं तोड़ना है, कुछ नहीं करना है। परमिएज भी मत निकालो, लैक्टोज को अंदर भी नहीं बुलाना है, कुछ नहीं करना है। यानी ग्लूकोज जब है तो लैक ओपेरॉन बंद और बाहर से लैक्टोज आना बंद, सब बंद। तो ग्लूकोज यही करता है, यानी ये ओपेरॉन को ऑफ करवाएगा। और जब मान लीजिए लैक्टोज है तो लैक्टोज ओपेरॉन को ऑन करवाएगा, ठीक है। तो ये लैक्टोज के लिए कौन है? लैक रिप्रेसर। ये लैक रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड करता है। ये किससे बाइंड करेगा? ये बाइंड करेगा ऑपरेटर से। अभी दिखाया था ना ऑपरेटर सीक्वेंस। जबकि कैप प्रोटीन किससे बाइंड करेगा? कैप साइट से, कैप साइट पर बाइंड करेगा, ठीक है। तो इसको रेगुलेट करता है ग्लूकोज और इसको लैक्टोज, ठीक है। तो यही है, कैप किसको मेडिएट करता है? ग्लूकोज के इफेक्ट को, जबकि लैक रिप्रेसर किसके इफेक्ट को मेडिएट कर रहा है? लैक्टोज के सिग्नल्स को। इसको जरा डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लूकोज आखिर कैसे काम करता है। तो अगर किसी सेल को ग्लूकोज मिल रहा है बहुत ज्यादा, मान लीजिए ग्लूकोज मिल रहा है बहुत ज्यादा, तो ये ग्लूकोज क्या करता है? एक प्रोटीन है जिसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज, एडिनाइलेट साइक्लेज, ये इसको इनहिबिट कर देता है, यानी ये एरो का मतलब है इनहिबिट। तो ये इसको रोक देता है, इसके काम को रोकने का काम करता है, ठीक है। लेकिन ये काम क्या कर रहा था? ये एडिनाइलेट साइक्लेज क्या काम कर रहा था? ये एटीपी को चेंज कर रहा था साइक्लिक एएमपी में। ये साइक्लिक एएमपी में चेंज कर रहा था, इसका यही काम था। यानी एडिनाइलेट साइक्लेज क्या कर रहा था? एटीपी से साइक्लिक एएमपी बना रहा था। अब साइक्लिक एएमपी क्या काम करता था? साइक्लिक एएमपी जाके एक प्रोटीन से बाइंड होता था जिसका नाम है सीआरपी,
सीआरपी प्रोटीन यानी साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन, इसका फुल फॉर्म है साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन। ये इससे आकर बाइंड होता था, ठीक है। अब ये बाइंड हुआ तो साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन एक्टिवेट हो गया और ये एक्टिवेटर की तरह काम करता था। और ये किसको एक्टिवेट करता था मैं आपको बता दूं, ये एक्टिवेट करता था सीएपी को। इसे कहते हैं कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, सीएपी। तो ये इसको एक्टिवेट करता था। इसको एक्टिवेट किया। अब ये जब एक्टिवेट हो गया तो मैं यहां फोटो दिखा रहा हूं, ये फिर मैं इसे नीचे दिखा देता हूं। यहां पे मान लीजिए जीन्स है ZYA, यहां पे है ऑपरेटर, यहां पे है प्रमोटर और यहां पे है कैप्साइट। तो ये जाके कैप्साइट पे बाइंड करता था। ये जैसे ही कैप्साइट पे बाइंड किया, ये आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करवाता था कि हाँ भाई पॉलीमरेज आ जाओ। आरएनए पॉलीमरेज के पास एक पूंछ भी है, आरएनए पॉल, है ना। इसको ये करवाता था रिक्रूट। मतलब ये हुआ, देखिए, कैप प्लस कैप्साइट, यानी कैप जब अपने कैप्साइट पर जाता था, जब बाइंड होता है, जब कैप अपने कैप साइट पर जाकर बाइंड होगा, वो क्या करेगा, ओपेरॉन को ऑन कर देगा। वो ओपेरॉन को ऑन कर देगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन चालू हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट। ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कैप अपने कैप साइट से जुड़ेगा ही नहीं, तब क्या होगा, तब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो यही हो रहा है, ध्यान से देखते हैं। जब ग्लूकोज कम रहेगा तो एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिव रहेगा। एडिनाइलेट साइक्लेज जब एक्टिव रहेगा तो एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनाएगा। साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन से जाकर जुड़ेगा, उसको एक्टिवेट करेगा और ये एक एक्टिवेटर की तरह ये कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन से जाकर बाइंड करेगा। ये एक्टिव हो जाएगा और ये दौड़ते दौड़ते जाकर अपने कैप साइट पर बाइंड करेगा। जैसे ये कैप साइट पर बाइंड करेगा, ये आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करेगा कि हाँ आइए और ट्रांसक्रिप्शन करवाइए, ठीक है। लेकिन यहां पर कहानी उल्टा हो गया। ग्लूकोज ने क्या किया है, इसको इनहिबिट कर दिया। जब इसको इनहिबिट कर दिया, इसका मतलब एडिनाइलेट साइक्लेज कम हो गया, इसका कंसंट्रेशन कम हो गया, अब बहुत कम एक्टिवेट बचा रहेगा। ये भी कम हो गया, इसका मतलब अब ये भी एक्टिव नहीं है, बहुत कम है। इसका मतलब ये भी एक्टिव नहीं है। जब ये एक्टिव नहीं है तो ये इससे जुड़ेगा नहीं। जब ये इससे जुड़ेगा नहीं तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब नो ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन को नहीं होने देगा। और एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने बताया है कि कोई प्रोटीन अगर जाकर जुड़ता है और वो ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाता है, यानी पॉजिटिव कंट्रोल, कैप वही कर रहा था। कैप अगर जाकर जुड़ता तो वो क्या करवाता, वो पॉजिटिव कंट्रोल करता, ठीक है। तो यहां पर कैप जाकर जुड़ ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जुड़ पा रहा, क्योंकि ग्लूकोज इसको इनएक्टिवेट कर दिया। ये इनएक्टिवेट हो गया तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। जब यही एक्टिव नहीं हो पाएगा तो ये इससे बाइंड नहीं होगा, इसका मतलब ये भी एक्टिव नहीं हुआ। जब ये एक्टिवेट नहीं हुआ तो ये भी एक्टिव नहीं हुआ, और जब ये एक्टिव नहीं हुआ तो ये इससे जुड़ेगा नहीं। वो उससे जुड़ेगा नहीं तो आरएनए पॉलीमरेज को बुलाएगा नहीं, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ये कब होगा, जब ग्लूकोज है ना। ग्लूकोज जब प्रेजेंट होगा तब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन। और सही बात है भाई, जब ग्लूकोज है तो ट्रांसक्रिप्शन होना भी नहीं चाहिए। तब लैक ओपेरॉन का ट्रांसक्रिप्शन करके क्या फायदा, वो तो लैक्टोज के लिए करते थे ना। अभी तो ग्लूकोज है तो बैक्टीरिया को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना ग्लूकोज से काम चलाएगा। तो ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। ये ग्लूकोज क्या कर रहा है, इसको ऑपरेटर या प्रमोटर से कोई लेना देना नहीं, ये अपना कैप साइट से रेगुलेशन करता है, ठीक है। तो इसमें यह कहानी होता है कि जब जब ग्लूकोज ज्यादा होगा यानी प्रेजेंट होगा, वो इसके काम को रोकेगा, फिर ये नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं, है ना, फॉर रेफरेंस ओनली। तो इसका फुल फॉर्म है
साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन, सीआरपी, ये सीएपी को एक्टिवेट कर रहा है। और सीएपी का फुल फॉर्म है, मैं यहां लिख रहा हूं, यह कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। अगर ये उससे बाइंड कर जाता तो ये उसको एक्टिवेट कर देता, लेकिन ये बाइंड नहीं कर पाया, ये बाइंड नहीं कर पाया। ठीक है, तो ऐसा काम होता है। यानी ग्लूकोज भी क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। मतलब ग्लूकोज क्या कर रहा है, ये ट्रांसक्रिप्शन को का रेगुलेशन कर रहा है। ठीक है, ग्लूकोज होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ग्लूकोज नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं होगा, मान लीजिए ग्लूकोज नहीं है, इसको क्रॉस कीजिए, तब ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और ये जाकर इससे बाइंड भी करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को बुलाएगा भी, ट्रांसक्रिप्शन होगा भी। जब ग्लूकोज नहीं है तब, और ग्लूकोज है तो नो ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये था ग्लूकोज का कहानी। अब मान लीजिए जब लैक्टोज है तब क्या होगा, लैक्टोज है तब क्या होगा, तो उसके लिए इधर देखते हैं कंडीशन। ये है वो डीएनए, यहां पे मान लेते हैं ए है, वाई है, जेड है, ऑपरेटर है, प्रमोटर है। ए है, वाई है, जेड है, ऑपरेटर है, प्रमोटर। अब दूर कहीं पे, मैं यहां दिखा रहा हूं, दूर कहीं पे एक प्रोटीन बना जिसको मैं बोल रहा हूं रिप्रेसर प्रोटीन। इसको हम लोग स्मॉल आई से भी डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं स्मॉल आई से, क्योंकि ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन, इसीलिए कुछ बुक्स में कहीं पर आप स्मॉल आई से डिनोट करता हुआ देखोगे, बट है रिप्रेसर प्रोटीन ही। ठीक है, तो यहां पर कहीं दूर है, दूसरे जगह का ये बात चल रहा है। तो यहां पर एक प्रोटीन बना, ठीक है, कोई एक मान लीजिए एक प्रोटीन बना, जिसको मैं ऐसे दिखा देता हूं। ठीक है, ये प्रोटीन बना, इस प्रोटीन का नाम है रिप्रेसर प्रोटीन, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल आई से, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, जाएगा ऑपरेटर से बाइंड कर लेगा। ये ऑपरेटर से जाकर यहां पर बाइंड कर लिया। ठीक है, इसके बाइंड करने की वजह से यहां पर इतना ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगा कि आरएनए पॉलीमरेज यहां ठीक से बाइंड ही नहीं कर पाएगा प्रमोटर के ऊपर। अब जब आरएनए पॉलीमरेज यहां पर बाइंड नहीं होगा, इसका मतलब यहां पर किसी तरह का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने वाला, यानी यहां पर होगा नो ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आया, इस केस में कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। मतलब नॉर्मल कंडीशन है, रिप्रेसर प्रोटीन कहीं और बन रहा है, वो बन रहा है और अपने ऑपरेटर के साइट पर जाकर चिपक रहा है, जुड़ रहा है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज ठीक से प्रमोटर के ऊपर बाइंड नहीं कर पाता, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता। ठीक है, अब चलिए दूसरा कहानी। अब सेल को मिला है लैक्टोज, सेल को हमने दे दिया है लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ये होता है बीटा, है ना, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सॉरी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। किस किस के बीच में होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में, इसके बीच में होता है बीटा 1,4। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लैक्टोज। अब लैक्टोज जैसे ही सेल के अंदर आता है, अब आप बोलोगे सर कैसे आ जाएगा, परमिएज ही लेकर आता था। तो उसका जवाब ये है कि बेसल ट्रांसक्रिप्शन तो हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा ट्रांसक्रिप्शन तो हो रहा है ना, यानी परमिएज थोड़ा बहुत तो होगा, तो थोड़ा सा लैक्टोज का एंट्री होगा। कैसे होगा, H प्लस और लैक्टोज दोनों को एक साथ लाया जाएगा। H प्लस लैक्टोज सिम्पोर्टर कहते हैं उस प्रोटीन को, परमिएज को, तो वो दोनों को लेकर अंदर आ गया। लैक्टोज जैसे ही अंदर आएगा, इसको तोड़ दिया जाएगा। कैसे तोड़ा जाएगा, इसको ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में तोड़ा जाएगा। अब ग्लूकोज का यूज किया जाएगा, सिंपल, ग्लूकोज का रेस्पिरेशन में यूज होगा, मस्त। बट क्या होता है, कुछ कुछ ग्लूकोज गैलेक्टोज वापस में जुड़ जाएंगे। इनको जोड़ने के लिए एक्चुअली एक एंजाइम बैठा होता है। ठीक है, ये आपस में जुड़ेगा, और यहां पर जो ये जुड़ते हैं, ये कैसे जुड़ेगा, ये जुड़ेगा बीटा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी मैं ये बोल रहा हूं
लैक्टोज जो कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े थे फर्स्ट और 4 वाले कार्बन की मदद से, तो ये आया सेल के अंदर और टूट गया, टूटा और कुछ ग्लूकोज का यूज हो रहा, वापस कुछ ग्लूकोज गैलेक्टोज जुड़ गए, बट यहां पर जुड़े हैं ये 1 और 6, और जैसे ये 1,6 जुड़ेगा इसका अब नाम हो जाएगा एलोलैक्टोज। अब इसका नाम हो जाएगा एलोलैक्टोज। सेल के अंदर अब एलोलैक्टोज बढ़ने लगा। ये एलोलैक्टोज क्या करेगा, इस रिप्रेसर प्रोटीन से जाकर बाइंड करेगा, यहां पर ये इस रिप्रेसर प्रोटीन से जाकर बाइंड कर गया। अब जैसे ये रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करेगा तो इस रिप्रेसर प्रोटीन को ये ऊपर नहीं जाने देगा, ये बोलेगा मत जाओ ऊपर, ये इसको रोक देगा। यानी ये क्या किया, इस रिप्रेसर प्रोटीन को रोक दिया, जिसकी वजह से अब ये रिप्रेसर प्रोटीन ऊपर जाकर बाइंड ही नहीं कर पा रहा। जब बाइंड ही नहीं कर पा रहा है ये रिप्रेसर प्रोटीन, इसका मतलब यहां पर आरएनए पॉलीमरेज आएगा भी, ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब ट्रांसक्रिप्शन होगा, यस, यहां पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, बिल्कुल होगा। अब ट्रांसक्रिप्शन होने की वजह से क्या होगा आपको पता है, Z से आएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये वही बीटा गैलेक्टोसाइडेज है जो इसको तोड़ रहा है, वही एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये एंजाइम इसको तोड़ेगा, ठीक है। यहां से Y से आएगा परमिएज, यहां से आएगा परमिएज। ये परमिएज क्या करेगा, ये परमिएज और लैक्टोज का एंट्री करवाएगा, लैक्टोज प्लस H+, ठीक है। और A से निकलता है जो एंजाइम, वो टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हेल्पफुल है, अगर वो नहीं हो तो भी सेल मर जाएगा, ठीक है। तो ये काम ऐसे होता है। पहले तो आता है लैक्टोज, फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है एलोलैक्टोज में, है ना, इकोलाई के अंदर। फिर वो एलोलैक्टोज अपने रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कर देता है, यानी इंड्यूस कर देता है, इसके काम को रोक देता है, जिससे वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं होता और ट्रांसक्रिप्शन होने लगता है। तो ये तरीका है। इसका मतलब हम ये समराइज कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज अगर है जिसको मैं प्लस से लिख रहा हूं, और एक कंडीशन जब ग्लूकोज नहीं है, तो जब ग्लूकोज होगा तब कैप प्रोटीन इनएक्टिव रहेगा, जब ग्लूकोज है तब कैप प्रोटीन इनएक्टिव, और कैप इनएक्टिव तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देगा। मैं लिख देता हूं नो ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पर ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं, ट्रांसक्रिप्शन के नीचे नो। जब ग्लूकोज नहीं है तब कैप बिल्कुल होगा, कैप तो बहुत एक्टिव होगा, यहां पर कैप एक्टिव भी होगा, कैप साइट से जाकर जुड़ेगा भी और ट्रांसक्रिप्शन होगा, बिल्कुल होगा, यस। दूसरा लैक्टोज का कहानी, जब लैक्टोज है, जब लैक्टोज है मान लो, तो ये लैक्टोज क्या करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन से जाकर बाइंड कर जाएगा। इसका मतलब रिप्रेसर को ये क्या कर देगा, रिप्रेस ही कर देगा, यानी रिप्रेसर को ही इनएक्टिव कर दिया कि भाई काम मत करो, रिप्रेसर काम नहीं करेगा। जब रिप्रेसर काम नहीं करेगा इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा, यस बिल्कुल होगा। इसका मतलब लैक्टोज है तो ट्रांसक्रिप्शन है। दूसरा, अगर लैक्टोज नहीं है तब क्या होगा, लैक्टोज नहीं है इसका मतलब रिप्रेसर एक्टिव हो गया, अब इसको रोकने वाला कोई नहीं, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। यह चीज हमको पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज भी लैकोपेरोन को रेगुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ कैप प्रोटीन, है ना, कैप साइट से बाइंड करवा के। लैक्टोज तो करता ही है, कैसे करता है, रिप्रेसर प्रोटीन को रेगुलेट करके, और ये ऑपरेटर से बाइंड करता है। तो ये था इंपॉर्टेंट चीज। अब ये प्रोटीन साखर बाइंड कैसे करता है, ये तो हमें समझ में आ गया कि बाइंड करता है, कैसे बाइंड करता है। तो इन प्रोटीन्स के पास क्या होता है, एक सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ते हैं, तो एक सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिफ, ठीक है। उसकी मदद से ये डीएनए के मेजर ग्रूव, है ना, एक होता माइनर ग्रूव, एक होता मेजर ग्रूव, तो वो एरिया जो बहुत बड़ा है उस साइड जाकर ये बाइंड कर जाता है डीएनए के ऊपर और फिर अपना काम करता है, ठीक है। तो कौन काम करेगा, ये किसके बारे में बोला गया, कौन से प्रोटीन के लिए, ये कैप के लिए बोला गया जो कि कैप साइट पे बाइंड करता है, और दूसरा बोला गया रिप्रेसर के लिए, क्योंकि यही दोनों जाकर किससे बाइंड कर रहा है, डीएनए से बाइंड कर रहा है। तो इनके बारे में बोला गया कि डीएनए बाइंडिंग मोटिफ उनके पास होता है, ठीक है, यही है
मोटिव ऐसे बाइंड करते हैं। अब कैप में और इसमें लैक में, है ना, लैक के रिप्रेसर प्रोटीन, इनमें डिफरेंस क्या? तो कैप जो होता है वो एक डाइमर प्रोटीन है। वो कैसा है? वो एक डाइमर प्रोटीन है, ठीक है। यानी दो आपस में आकर जुड़ेंगे, डाइमर और कैप साइट पे आकर अपना काम करेंगे, यानी ये आकर जुड़ गए, यानी ये अब आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करवाएंगे और काम होगा। जबकि रिप्रेसर प्रोटीन क्या है? एक टेट्रामर है, 4 यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है, और ये ऐसे काम कर रहा होता है। इसको अगर और अच्छे से मैं दिखा दूं, जो कि मैं दिखा ही देता हूं, यहां पर थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, ऐसा। ये कैसे बाइंड करता है? तो ये है मान लीजिए ए, वाई, जेड ऑपरेटर, ये है प्रमोटर, ठीक है। उसके बाद मैं इस डीएनए को ऐसे घुमाकर ऐसे ले जाता हूँ। डीएनए को लूप बनाया जाता है। एक्चुअली सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में तो डीएनए ऐसे ही बिखरा पड़ा है, ठीक है। एक और ऑपरेटर यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कोई जीन। तो ये जीन का नाम है स्मॉल आई। ये वही जीन है जो रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा था। जरूरी नहीं है ये पास हो, बट यहां पर डीएनए जब घूम घूम कर आया है तो आसपास हो गया, ठीक है। तो लैक ओपेरॉन में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसका भी अपना एक ऑपरेटर, इस जीन का अपना ऑपरेटर और इस लैक ओपेरॉन का अपना ऑपरेटर। ये जीन वो प्रोटीन बनाया ऐसा कुछ, ये वो प्रोटीन बनाया। ये प्रोटीन क्या किया? ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, अगर लैक्टोज इसको रोकने वाला नहीं है तो ये आकर अपने इस ऑपरेटर से बाइंड होगा। ये कौन से ऑपरेटर से? लैक ओपेरॉन के ऑपरेटर से। बट डीएनए कुछ इस तरीके से घूम जाता है, टर्न ले लेता है कि इसका एक हिस्सा तो अपने ऑपरेटर से बाइंड होगा और दूसरा जिस जीन का वो प्रोटीन है उसके ऑपरेटर से भी बाइंड हो जाएगा। इसकी वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसके ऊपर अब ये आरएनए पॉलीमरेज नहीं आ सकता। जब आरएनए पॉलीमरेज नहीं आएगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? तब आएगा लैक्टोज, वो लैक्टोज इससे बाइंड कर जाएगा और इसको यहां बाइंड नहीं होने देगा, तब हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ऐसे होता है काम, ये बता ही दिए हैं। अब अलग अलग कंडीशंस है, उसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या कहानी है। पहला है सिस्टम स्टेट 1, बेसल लेवल। बेसल लेवल में जब ग्लूकोज भी है मीडियम में और लैक्टोज भी है। मैंने बताया था कि अगर ग्लूकोज होगा तो वो चाहेगा कि ओपेरॉन ऑफ हो जाए, और जब लैक्टोज होगा तो वो चाहेगा कि ओपेरॉन ऑन हो जाए। तो इस केस में एक चाह रहा ऑफ हो जाए, एक चाहे ऑन हो जाए। तो इसमें ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ये लो लेवल ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 10 ट्रांसक्रिप्ट पर मिनट बनाएगा। 10 ट्रांसक्रिप्ट का मतलब है 10 mRNA पर मिनट बनाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो चाहेगा कि भाई पॉजिटिव है ना, तो ये कैप साइट को क्या कर देगा? इनएक्टिव। और जब ये है तो ये रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज नहीं आएगा, और इसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज आना चाहेगा। तो दोनों ही केस में नहीं होगा, ज्यादा कुछ खास नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से दोनों केस में क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ज्यादा आपको इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा कंडीशन, ये फुल रिप्रेशन का कंडीशन है, ठीक है। वो तो बैसल था, यहां पे फुल रिप्रेशन यानी बिल्कुल ही बंद। यहां ग्लूकोज है तो ये कैप को क्या कर देगा? ये कैप को इनएक्टिव कर देगा, जिसकी वजह से नो ट्रांसक्रिप्शन। क्यों नो ट्रांसक्रिप्शन? क्योंकि ये आरएनए को रिक्रूट नहीं करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ये तो चाहेगा कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो, और यहां ग्लूकोज नहीं है। जब ग्लूकोज नहीं है इसका मतलब रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव है, और जब रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव है इसका मतलब क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन। यानी दोनों ही मिलकर चाह रहा है कि कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो, तो यहां पे बिल्कुल ही ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। वही थोड़ा बहुत एक ट्रांसक्रिप्ट पर मिनट बन गया तो बन गया, नहीं तो वो भी नहीं, ठीक है। तीसरा कंडीशन, यहां पर तो स्ट्रॉन्ग इंडक्शन हो रहा है ना, ऐसा कंडीशन है कि ट्रांसक्रिप्शन हो, खूब हो। क्यों? अब यहां पर ग्लूकोज है ही नहीं। जब ग्लूकोज नहीं है तो कैप प्रोटीन एक्टिव हो जाएगा। जब कैप एक्टिव हो जाएगा तो ये आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करेगा कि आ जाओ भाई ट्रांसक्रिप्शन करवाओ। तो यस, यहां पर ट्रांसक्रिप्शन होगा। और लैक्टोज है इसका मतलब ये रिप्रेसर को काम नहीं करने देगा, ये रोकने वाला प्रोटीन को
खुद इनएक्टिवेट कर देगा। इसका मतलब अब आरएनए पॉलीमरेज आएगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन यहां भी होगा यस, ये भी यस, ये भी यस, तो ट्रांसक्रिप्शन खूब सारा होगा, यानी यहां पर 1000 ट्रांसक्रिप्ट पर मिनट तक बन सकता है, बहुत ज्यादा है ना। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग इंडक्शन मिल रहा है कि हाँ हाँ ट्रांसक्रिप्शन करो, ट्रांसक्रिप्शन करो। तीसरा कंडीशन स्टारवेशन रिप्रेशन में देखिए, अगर सेल को ग्लूकोज भी नहीं मिल रहा, लैक्टोज भी नहीं मिल रहा, कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा, उस केस में क्या होगा, जब ग्लूकोज नहीं है तो कैप साइट क्या हो जाएगा, एक्टिव। जब कैप एक्टिव तो यस ट्रांसक्रिप्शन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि पॉजिटिव कंट्रोल है ना, ये पॉजिटिव तो वो भी पॉजिटिव। जबकि लैक्टोज नहीं है, यानी रिप्रेसर यहां पर एक्टिव है, और ये रिप्रेसर क्या चाहता है, ये रिप्रेसर चाहता है ना ना ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो, तो यहां पर ये नो ट्रांसक्रिप्शन चाहेगा, नहीं हो, तो उस केस में कुछ खास नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो इसलिए रिप्रेसर फिजिकली क्या करता है, ओवरराइड कर देता है कैप को। अगर मान लीजिए वो ये कैप मान लीजिए बुला भी लिया आरएनए पॉलीमरेज को, तो ये रिप्रेसर आगे ऑपरेटर पे बैठा है, काम नहीं करने देगा आगे, तो इस केस में क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ओपेरॉन नहीं चलेगा। तो इसी को अब समराइज कर दिया गया, और ये लास्ट है ना, ये हमारा लास्ट स्लाइड। तो ग्लूकोज, जब ग्लूकोज है तो ये चाहेगा कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो, जब लैक्टोज नहीं है तो ये भी चाहेगा कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो। ठीक है, तो इसकी वजह से देखिए, ये है तो कैप इनएक्टिव, ये नहीं है तो रिप्रेसर एक्टिव, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं ही होगा, क्योंकि ये चाहता है कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो, ये भी चाहता है कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो, तो ठीक है नहीं होगा। ग्लूकोज है इसका मतलब कैप इनएक्टिव, लैक्टोज है इसका मतलब रिप्रेसर को भी रोक दिया गया कि भाई तुम ओपेरॉन को रोको मत, होने दो, यानी ये चाहता है कि हो जाए। मैं टिक लगाता हूं, ये चाहता है, इसमें तो ये भी नहीं चाह रहा था, ये भी नहीं चाह रहा था, इसमें ये चाहता है कि हाँ हो जाए, इसमें ये चाहता है कि नहीं 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 हो, तो थोड़ा सा आपको बेसल लेवल का ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलेगा। इसमें ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज नहीं है इसका मतलब कैप एक्टिव, कैप एक्टिव यानी ये चाहता है कि ट्रांसक्रिप्शन हो, ये तो चाहता है कि ट्रांसक्रिप्शन हो। लैक्टोज है इसका मतलब रिप्रेसर को रोकेगा, रिप्रेसर को रोकेगा मतलब ये चाहता है कि ट्रांसक्रिप्शन हो, तो हाँ ये भी चाहता है ट्रांसक्रिप्शन, देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है, ये चाहता है कि ट्रांसक्रिप्शन हो, जबकि ये चाहता है नहीं हो, अभी बताया था है ना, स्टारवेशन कंडीशन, जब सेल को ये भी नहीं मिले, ये भी नहीं मिले, तो ये नहीं मिलेगा तो ये एक्टिव, ये नहीं मिलेगा तो ये एक्टिव, तो ये तो रोकने वाला है, ये तो इंड्यूस करने वाला है, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोग बताओगे मुझे, तो हम ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट करें, मैं बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।